नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बार फिर से किसानों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है और किसान पंजाब और हरियाणा से दिल्ली आने की जद्दोजहद में हैं। बहुत लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और ऐसे में केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ही एमएसपी को लेकर आंदोलन क्यों करते हैं, जबकि भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह हर तरफ किसान रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा और इस वीडियो के एंड तक आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। और साथ ही इस वीडियो में हम खालिस्तान की मूवमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि ये मूवमेंट कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ फार्मर से जुड़ा हुआ था। तो बने रहिए वीडियो में। अगर हम किसी घटना को पूरी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो पहले हमें उस घटना के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना होगा। कि वैसे ही बात है जैसे एक बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं इमाइल टुर्कीन। उन्होंने एक आत्महत्या का सिद्धांत दिया था और उनका उस सिद्धांत में कहना था कि आत्महत्या कोई एक ही घटना नहीं है, ये लगातार चल रही प्रक्रियाओं का केवल एक क्लाइमेक्स रूप होता है। वैसे ही ये जो आंदोलन चल रहा है ये एक ही आंदोलन नहीं है, ये कई दशकों से चल रहे संघर्ष का एक चरम बिंदु है। तो इस चरम बिंदु को समझने के लिए पहले हमें उस पूरे संघर्ष को देखना पड़ेगा, तभी हम इस आंदोलन को लेकर एक पूरा मैप तैयार अपने माइंड मैप तैयार कर सकते हैं। तो इस आंदोलन को समझने के लिए पहले हमें 1940 के दशक में जाना पड़ेगा। 1940 के दशक में जब मुसलमानों द्वारा एक अलग देश बनाने की मांग शुरू हुई तो हिंदुओं ने भी धर्म के आधार पर एक अलग देश बनाने की मांग शुरू कर दी। और यहाँ पे बात ये थी कि ये दोनों कम्युनिटी पंजाब के एरिया को आपस में डिवाइड कर रही थी और पंजाब ये एरिया था जहाँ पे सिख कम्युनिटी रहती थी। तो ऐसे में सिखों के बीच में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा हो गया कि अगर ये दोनों देश अपने अपने धर्म के नाम पर बंद रहे तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसे में सिखों के मन में भी एक डिज़ायर हुआ कि हमारे लिए भी एक अलग से लैंड होना चाहिए और इस डिज़ायर को अकाली दल ने एक आंदोलन के रूप में बनाया। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और जब राज्यों का गठन हो रहा था तब अकाली दल ने भीमराव अंबेडकर से कहा कि हमारी भाषा पंजाबी है और हमारी लिपि गुरुमुखी है, तो भाषाई आधार पर सिखों को एक पंजाब नाम का सूबा दिया जाए। लेकिन तब अंबेडकर साहब ने इस बात को नकार दिया और उन्होंने भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए मना कर दिया। लेकिन अकाली दल पूरे 1950 के दशक में अपने आंदोलन को आगे बढ़ाता रहा। इसी बीच 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पंजाब में सिखों ने भारतीय सेना की बहुत मदद की और भारत को जिताने में सिखों का एक बहुत बड़ा योगदान था। इसको देखते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने ये फैसला लिया कि हम सिखों को पंजाब नाम का एक अलग सूबा देंगे। इसी के तहत 1966 में पंजाब नाम का एक अलग राज्य बनाया गया। यहाँ पर पंजाब को बनाने के पीछे कांग्रेस की एक बहुत ही गहरी राजनीति थी, क्योंकि उस समय 1950, 60, 70 के दशक में कांग्रेस ही देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और केंद्र में और लगभग हर राज्य में कांग्रेस की सरकार होती थी। लेकिन पंजाब एक ऐसा एरिया था जहाँ पे अकालियों का प्रभाव बहुत था, वहाँ पे कांग्रेस का ज़्यादा कुछ भी नहीं था। इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी ने पंजाब को एक अलग सूबा बनाया ताकि वहाँ पे उनका वोट बैंक बढ़ सके और लोगों को लगे कि केंद्र सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार ने उनको ये राज्य दिया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अकाली दल बहुत पहले से अलग राज्य की मांग कर रहा था और जब ये राज्य बना तब अकालियों ने गांव-गांव, घर-घर जाकर ये बात कही कि हमारे मेहनत का नतीजा है और इसका फ़ायदा उनको अगले चुनावों में भी मिला। इस तरह से कांग्रेस की प्लानिंग यहाँ पर फेल हो गई। अगर हम 1960 के दशक को देखें तो ये दशक भारत के लिए बहुत ही बुरा था, क्योंकि इस दशक में भारत ने युद्ध भी लड़े और साथ ही साथ भारत के पास अन्न की भी भारी कमी थी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भुखमरी थी और हम अनाज को बाहर से इंपोर्ट करते थे। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया कि हम भारत पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाते हैं और भारत को अन्न और खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बनाते हैं, जो कि ये बहुत ही अच्छा फैसला था। लेकिन इसमें भी कांग्रेस ने राजनीति देखी और उसने पंजाब और हरियाणा वाले एरिया को ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए चुना, जबकि ये एरिया एक एरिड एरिया था और यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशंस भी नहीं थी फसल के लिए। हमें यहाँ पे खाद्यान्न उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल तौर पे पानी और खाद की ज़रूरत थी, जबकि देश में और बहुत ऐसे एरिया थे जैसे बिहार, पंजाब, झारखंड, जहाँ पे हम बहुत अच्छी फसलें उगा सकते थे बिना ज़्यादा आर्टिफिशियल मेहनत के। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने ये सोचा
कि अगर हम यहाँ पे पंजाब और हरियाणा पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाते हैं तो यहाँ पे हमारा वोट बैंक बढ़ेगा और अकालियों का प्रभाव कम होगा। जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आगे बढ़ा वैसे वैसे पंजाब के किसानों की आय भी बढ़ी और उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आया, उनकी परचेसिंग पावर भी बढ़ी। और संयोग की बात ये है कि इसी समय यूरोपियन और कैनेडियन जो इकोनॉमीज़ थी वो खुद को रिवाइव कर रही थी और रैपिड डेवलपमेंट कर रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ऐसे में जो पंजाब का युवा था, अब उसके पास में पैसा भी था, तो उसने सोचा कि वो बाहर जाके काम करे। तो इसी समय पे कनाडा और बाकी यूएस, यूरोप में पंजाबियों का माइग्रेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन कुछ समय बाद हमें इस माइग्रेशन का पंजाब पर प्रभाव देखने को मिला। पंजाब में एग्रीकल्चर लेबर की काफ़ी शॉर्टेज हो गई, जिसको पूरा करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश से लेबर्स को लाया गया। और यहाँ पर कांग्रेस ने राजनीति ये खेली कि उसने जो ये बिहार और उत्तर प्रदेश से आई लेबर थी, इसको पंजाब में सेटल करना स्टार्ट कर दिया और इनको वहाँ पे वोटर आईडी और ये सब बांटने शुरू कर दिए ताकि उनका वहाँ पे वोट बैंक बढ़ सके और वो अकालियों को टक्कर दे सके। इससे पंजाब में एक डेमोग्राफिक चेंज भी स्टार्ट हुआ। लास्ट 70s तक आते आते भारत लगभग खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो चुका था। ऐसे में अब ग्रीन रेवोल्यूशन का ज़्यादा महत्व रह नहीं गया था और पंजाब में किसानों की आमदनी भी जिस वजह से लगातार गिर रही थी। इन सब कंडीशन ने पंजाब में एक इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट किया और पहले हुए एक उस डेमोग्राफिक चेंज की वजह से लोगों को और ज़्यादा दिक्कतों का सामना हुआ। और जब वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस हुई तो लोग डिप्रेशन में गए और उन्होंने ड्रग्स और शराब इनमें एडिक्ट हुए। इन सब क्योटिक माहौल ने मिलकर खालिस्तान की मूवमेंट को जन्म दिया। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ और इसको स्टार्ट करने के लिए राजनीतिक कारण क्या थे। तो ये बात हो गई खालिस्तान की। अब हम बात करते हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों एमएसपी के पीछे इतना पड़े होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो इसी एरिया पे हुआ और तब से लेकर अब तक किसानों से जो पीडीएस के लिए सरकार अनाज लेती है उसका 90% हिस्सा इसी एरिया से लिया जाता है, जिस वजह से वहाँ के किसानों को एमएसपी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन इस वजह से बाकी राज्य नेग्लेक्टेड भी होते हैं और अब वहाँ पर लगातार इतनी वाटर इंटेंसिव क्रॉप करने की वजह से, चावल की खेती करने की वजह से इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जबकि चावल तो पंजाब एरिया के लिए है भी नहीं, पंजाब और हरियाणा एक एरिड एरिया है और वहाँ पे हम आर्टिफिशियल तौर पे चावल उगाते हैं, जिस वजह से वहाँ के इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। जैसे कि आपको एक उदाहरण देता हूँ, पंजाब में 19 किलो चावल उगाने के लिए 1 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि 1 लाख लीटर पानी में ही पश्चिम बंगाल में लगभग 40 किलो चावल और बिहार में 56 किलो चावल उगाया जाता है। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे इन्वायरमेंट में कितना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। और जो सरकार है वो इसी पैटर्न को चेंज करना चाहती है। वो चाहती है कि पंजाब के किसान वो फसल उगाएं जो उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है, लेकिन उस एरिया के किसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते क्योंकि कई सालों से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह बन चुका है कि वो केवल गेहूं और धान की ही पैदावार करते हैं। और जो पंजाब के किसान अभी मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें एमएसपी की गारंटी दे। अगर सरकार उनको एमएसपी की गारंटी देती है तो एक तरह से किसानों को ये लाइसेंस मिल जाएगा कि वो जीवन पर्यंत धान और गेहूं की ही खेती करते रहें और सरकार ये ऐसा करना नहीं चाहती। यही पूरा मुद्दा किसानों और सरकार के बीच में अटका हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।